पॉइंट में कोई डाउट है? सेमीकंडक्टर बाद में आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, आपको कोई लाइन में दिक्कत आ रही हो बताइए, कहीं भी कोई भी डाउट। मैं एनसीईआरटी शेयर करूं क्या, उसमें आप बताते जाइएगा अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। शेयर करूं एनसीईआरटी, ऐसे करें, फ्यू इलस्ट्रेशन। हाँ, गोपाल बोल रहा है आज साइमन पासवर्ड क्यों था? हाँ, साइमन कमीशन का पासवर्ड नहीं था आज, ये साइमन कमीशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। आज मुझे पता चला कि पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, IBM कंपनी ने शायद लॉन्च करा था, साइमन नाम था, तो वो अपन ने आज का पासवर्ड रखा था। आज का पासवर्ड साइमन मतलब फर्स्ट स्मार्टफोन, ठीक है। यस, चलिए। तो पहले हम सेमीकंडक्टर के सारे डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों को एनसीईआरटी दिखते जाएगी, फिर अपने डाउट्स अपन डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं अपन। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी आपके पास जो एनसीईआरटी होगी वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आपके पास की जो एनसीईआरटी है वो निकाल लीजिए, जब तक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एनसीईआरटी शेयर करी है, आपको दिख रही है पूरी एनसीईआरटी? मैंने शेयर करी है, विजिबल? यस, मैं भी दिख रहा हूँ बोर्ड पे? ओके, है ना, तो दोनों चीज आपको दिख रही होगी। अच्छा, विंडो बड़ी कर पा रहे हो क्या, जहां मैं दिख रहा हूँ बोर्ड की विंडो बड़ी कर पा रहे हो आप? यस सर। तो बहुत बढ़िया यार, ये तो अच्छी चीज है। मतलब मैं, मुझे दिख नहीं रहा था ऐसा कि बड़ी कर पा रहे हो, बढ़िया। मतलब डबल चीज है ना अपने पास, अपन शेयरिंग स्क्रीन भी देख पा रहे हो और ये भी देख पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एनसीईआरटी में मैं आगे स्किप करते जाता हूँ, पेजेस आगे बढ़ाते जाता हूँ, आप बताते जाइएगा, है ना। पहला पेज तो इंट्रोडक्शन है, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा। सेकेंड पेज में कुछ डाटा वाटा दिया हुआ है, तो मुझे भी नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। थर्ड पेज थ्योरी है, अगेन एनर्जी बैंड थ्योरी अपन पढ़ चुके है ना। मैं मुझे जो लग रहा है वो आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाउट हो तो बीच में वो रोक दीजिएगा मुझे, ठीक है। आप लोगों ने इलस्ट्रेशन बोला था तो मैं इलस्ट्रेशन पे आता हूँ। चलिए, पहला 14.2, इस इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पूछा है, प्योर क्रिस्टल के अंदर एटम कितने हैं वो दे दिया है, 1 ppm का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक दिया है, तो 1 ppm का आर्सेनिक का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और उसके हिसाब से फिर इक्वेशन ऑफ मास एक्शन लॉ यूज करके अपन होल का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यस, क्लियर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये फिर पीएन जंक्शन की थ्योरी है, इसमें मुझे लगता नहीं शायद कुछ डाउट हो, आप देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट आ रहा है आपको बता दीजिएगा मुझे, है ना। फिर एक ये इलस्ट्रेशन आया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड, इसमें उन्होंने रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ लिया है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। हमको देखिए यहाँ पे चेंजेस दे रखे उन्होंने हमें चेंजेस दे रखे। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने ये वोल्टेज का चेंज यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे वोल्टेज का चेंज कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन को ये दो लाइन जो दिख रही है ना, इनके बीच में कितनी गैप है वो दिखाई है उन्होंने, 0.8। तो वोल्टेज का चेंज हमें दिया हुआ है, और करस्पॉन्डिंग करंट का चेंज 10 to 20 है, मतलब चेंज इन करंट इज 10 मिली एम्पेयर। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस, वो देखो यहाँ निकाला उन्होंने, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट करके, दिख रहा है? थोड़ा जूम करूं, देखिए नीचे, है ना। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई है क्या बताइए? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। फिर एप्लीकेशन आपने करा है कि नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग करे, मतलब कुछ बच्चों को डाउट, तो उसके अलावा सबने देखा है कि नहीं एनसीईआरटी एक बार? सर देख ली। देख लिए, चलो वेरी गुड। फिर ये डाउट कुछ बच्चे शायद पूछते हैं, इसमें कुछ 5 टाइम का लॉजिक बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये डिजाइन का रूल है बच्चों, इसके अंदर कोई ना खास ऐसा लॉजिक वॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट रूल ऑफ डिजाइन। हमें बोल रखा है जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई
जेनर डायोड विद जेनर पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट, यूज फॉर रेगुलेशन, द लोड करंट इज टू बी 4 मिली एम्पेयर। लोड जो जेनर के अक्रॉस लगाएंगे उसमें 4 मिली एम्पेयर का करंट है, ठीक है, और अनरेगुलेटेड वोल्टेज 10 वोल्ट की है। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो जेनर के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। तो उन्होंने वैल्यू ऑफ आर एस ऐसा चूज करी जिससे जेनर डायोड में करंट है ना ज्यादा आ जाए लोड करंट से। रीजन भी कि अगर वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस वो तो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, जेनर का करंट चेंज हो सकता है, वो चलेगा। अब अगर ज्यादा स्विंग के लिए अलाउ नहीं करा आपने, जेनर का करंट 5 टाइम रखने से क्या होगा कि काफी रेंज तक वो फ्लक्चुएट पॉसिबली इजीली कर सकता है ना। तो इसलिए हमेशा ये होना चाहिए कि जेनर में करंट ज्यादा जाए और उसके साथ में जो रेजिस्टेंस है उसके उससे कंपेयर में। तो एज थंब रूल ये होता है कि करीब करीब 5 टाइम करंट ले जाता है। ये कहीं कुछ लिखा नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि ऐसा ही लेना चाहिए, ये एक थंब रूल है। मतलब कि आप 5 टाइम के अलावा 4 टाइम भी ले लोगे तो भी चलेगा, 6 टाइम भी ले लोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा 5 टाइम का कोई खास लॉजिक नहीं होता है, जस्ट बड़ा होना चाहिए तो 5 टाइम ले लिया, ठीक है। उस हिसाब से आई थिंक अब आगे की चीजों में कुछ शायद डाउट नहीं होगा। आगे की चीजें क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन किसी ने देखा नहीं होगा तो प्लीज करना है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा कि डाउट होगा। अब आप बोलते जाइए डाउट जो भी है, बोलते जाइएगा। इस थ्योरी इसमें थ्योरी में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। यहाँ पे इसके थ्योरी के भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि थ्योरी में समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। तो बताइए अगर यहाँ कुछ डाउट है तो आपको। करंट एम्पलीफिकेशन स्पेक्टर बीटा आई थिंक क्लियर होगा, ये वाला इलस्ट्रेशन तो आसान था। हाँ यहाँ डाउट आता है बच्चों को काफी, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, उन्होंने सही तरह से समझाया नहीं एनसीईआरटी ने, है ना। तो इसमें बच्चों को जनरली दिक्कत आती है। तो यहाँ कुछ पूछना है तो बताइए आप, बोलिए। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस में इस पेज पे कोई डाउट है क्या? क्या कोई रिप्लाई नहीं, कुछ कोई डाउट नहीं है मतलब, है ना। चलिए कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट पेज, ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, कोई डाउट? कोई भी नहीं है। ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इस पेज पे कोई डाउट? नो, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। ऋषित का आ रहा है एग्जाम्पल 14.9 एंड 10। तो एग्जाम्पल 14.9 देख लेते हैं, ये रहा एग्जाम्पल 14.9, ठीक है। क्या दिया है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। इन फिगर 14.31a VBB सप्लाई कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। तो बेस में जो पोटेंशियल सप्लाई है वो 0 to 5 वोल्ट बदल रहे हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बीटा डीसी दे रखा है अपन को, रेजिस्टेंस इन बेस दे रखा है, रेजिस्टेंस इन कलेक्टर दे रखा है, बीसीसी दे रखा है। एज्यूम दैट व्हेन द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड VC इज 0। आपको मानना है VC 0 है जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, और VB उस समय 0.8 वोल्ट था। कैलकुलेट द मिनिमम बेस करंट फॉर द ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन। तो आपको बताना है कि बेस करंट क्या होना चाहिए जिससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंचेगा। आपको बताना है बेस करंट क्या होना चाहिए जिससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंचेगा, है ना। द मिनिमम बेस करंट जिससे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंचेगा। बेस करंट जब मिनिमम होगा तो अगर अपन सर्किट देखें कि क्या दिया होगा सर्किट, एक VBB का सेल लगा होगा, फिर एक RB रेजिस्टेंस होगा, फिर अपना कॉमन एमिटर का जो ट्रांजिस्टर होता है वो यहाँ पे लगाया इन्होंने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RC, उसके बाद एक हमारे पास बैटरी, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट होता है। अब हमें इधर सैचुरेशन पहुंचाना है तो VCE 0, सैचुरेशन पहुंचाना है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 चाहिए हमें। VC क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ये, है ना। ये VC जो पोटेंशियल ड्रॉप है लिखा है, देखिए यहाँ पे VC 0 फॉर सैचुरेशन। तो इसका मतलब हमें यहाँ जो करंट है वो समझ में आ गया कितना होना चाहिए, IC करंट समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि हमें RB तो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, रेजिस्टेंस इन कलेक्टर 1 किलो ओम, दिस इज ऑफ 1 किलो ओम, ये गिवन है। और बैटरी जो यहाँ लगा रखी है VCC 5 वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ करंट कितना होना चाहिए, आई थिंक 5 मिली एम्पियर होना चाहिए, 5 मिली एम्पियर का करंट होना चाहिए अगर सैचुरेशन में ले जाना है।
अब तुम्हें आईसी पता चल गया तो आईबी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा आईबी? आईबी क्या होता है? वो आईसी बाय बीटा होता है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा। तो आईबी पता चल गया। अब यहाँ का करंट पता है और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी दिया है, देखो आपको 0.8 वोल्ट दिया है ना। और कौन सा मिनिमम बोला है शायद ना, आई थिंक द मिनिमम बेस करंट। तो ये तो बेस करंट की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, और क्या यहीं से आ गई, ये क्वेश्चन में सॉल्व करके आ जाएगी। आईसी की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर थी, उसको बीटा से डिवाइड कर दो तो बेस करंट आ गया 20 माइक्रो एम्पेयर। आंसर आया ये पार्ट क्लियर? यस सर, वो रेंज वाले उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ चलो आगे बढ़ते फिर। डिटरमाइन द VI V1 व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। अच्छा एक मिनट आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम बेस करंट फॉर द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेशन, हेंस डिटरमाइन द V1 व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। वो इनपुट पोटेंशियल निकालना है जब ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑन है, वो इनपुट पोटेंशियल निकालना है जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन है। तो स्विच ऑन की स्टेट मतलब क्या होगी? स्विच ऑन क्या होता है? कट ऑफ से ज्यादा होता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जस्ट हम वो कर देंगे। देखिए वही करा है, देखिए उन्होंने इनपुट पोटेंशियल, इनपुट करंट आई बेस का करंट पता है, आरबी पता है और वीबी पता है। तो यहाँ जो टोटल वीबी लगाना चाहिए आपको, उसकी वैल्यू निकाल दी आपने। यहाँ का आई बेस पता है आपको, आपको वीबी पता है 0.8 और ये रेजिस्टेंस आरबी भी पता है। तो जो वीबीबी की वैल्यू होना चाहिए वो कैलकुलेट करी उन्होंने। इस वोल्टेज पे होगा अगर वीबीबी, तो ट्रांजिस्टर में करंट आ रहा होगा, सैचुरेशन मोड में आ रहा होगा बट आ रहा होगा। तो बेस की पोटेंशियल की वैल्यू बता दी अपन ने। अब द वैल्यू ऑफ इनपुट पोटेंशियल बिलो विच द ट्रांजिस्टर रिमेन्स कट ऑफ, वो इससे मिल जाएगा अपन को, है ना। ये इनपुट आ गया तो अपने 2.8 वोल्ट आता था, वी इनपुट की लोएस्ट वैल्यू, वी इनपुट की हाईएस्ट वैल्यू ये आ गए अपने पास। कैसे निकाली होगी इनने? अच्छा लोएस्ट वैल्यू पे क्या होगा जब हम इनपुट पोटेंशियल लो करते हैं, जब ये वीबीबी लो होगा, वीबीई भी लो आएगा। ये उन्होंने क्या कर रखा है, एक सेकंड रुकते। सर वो शायद सिलिकॉन के कट ऑफ पोटेंशियल डायरेक्ट दे रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ कुछ एक इलस्ट्रेशन दिया है ना, कुछ फिगर का बोला है शायद, उससे कुछ इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, ठीक है। हाँ तो ये उन्होंने ये 0.6 वही लिया होगा, 0.6 आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो सिलिकॉन का कट ऑफ दिया है ना, वो दिया है इन्होंने, बिल्कुल सही है ना। अपन 0.7 लेते हैं, इन्होंने 0.6 लिख दिया होगा एनसीईआरटी ने, तो उसको वही ले लिया इन्होंने। नाउ बिटवीन 0 वोल्ट एंड 0.6 वोल्ट द ट्रांजिस्टर विल बी इन स्विच्ड ऑफ स्टेट, बिटवीन 2.8 एंड 5 वोल्ट इट विल बी इन स्विच्ड ऑन स्टेट। स्विच्ड ऑन मतलब कि सैचुरेशन स्टेट में चला गया होगा वो, जो एक स्विच ऑन स्विचिंग का जो मोड होता है, हमने पढ़ा था ना जब वी आउट और वी इन का ग्राफ बनाते हैं हमेशा। तो इसमें जो स्टार्टिंग में ये रीजन होता है, इसमें इनपुट लो है आउटपुट हाई है। इस समय क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस कलेक्टर में लगा है उससे कोई करंट नहीं आता, तो इसको स्विच ऑफ स्टेट बोल दी। और इधर बहुत आगे जाके सैचुरेशन मोड में कलेक्टर में करंट बहुत कम हो जाता है इस केस में, है ना। यहाँ सॉरी करंट ज्यादा आ जाता है तो उसे स्विच ऑन स्टेट बोल। तो इस रीजन के लिए पोटेंशियल क्या होना चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पूछा था उन्होंने बस, ठीक है। नोट दैट ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव स्टेट व्हेन आईबी वेरीज फ्रॉम 0 to 20 मिली एम्पेयर। हाँ ठीक है, सही बात है। चलो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? वी इनपुट वर्सेस वी आउटपुट का जो ग्राफ होता है, इसको फिर से देख लेते हैं अपन। वी इनपुट वर्सेस वी आउटपुट का जो ग्राफ होता है, उससे इन्होंने सोचा है इसको। हमारे पास जस्ट अ सेकंड, हमारे पास जो ग्राफ था वी आउट वर्सेस वी इन का, उसमें याद करो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था ये। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, यहाँ पे आईसी की वैल्यू 0 होती थी, कलेक्टर करंट 0, तो आरसी में कोई करंट नहीं जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, और यहाँ पे आईसी की वैल्यू हाई होती थी, है ना। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑन स्टेट, और आईसी 0 मतलब ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑफ स्टेट। तो स्विच ऑफ स्टेट होने के लिए ये जो हमारा पोटेंशियल होता था, मैं 0.7 बताता हूँ, प्रैक्टिकली 0.7 ही होता है, पर एनसीईआरटी ने 0.6 ले लिया, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा पास ही वो। ये पोटेंशियल तक की रेंज में स्विच ऑफ स्टेट में है, और फिर किसके बाद सैचुरेशन में चला गया वो, ये वाला पोटेंशियल निकाल दिया उन्होंने, तो वो हमारा आ गया था 0.28। ये वीबीबी के पोटेंशियल की बात चल रही है, ठीक है। वीबीबी कितना होना चाहिए, 0.28 होना चाहिए सैचुरेशन के लिए, ये यहाँ पे निकाला था।
तो वो बता दिया 2.8 वोल्ट के बाद सेचुरेशन आ गया। तो आफ्टर दैट 2.8 to 5 वोल्ट इनपुट की वैल्यू 2.5 तक जा सकती है मैक्सिमम, तो इस रेंज में स्विच ऑन स्टेट आ जाएगी। कुछ आ रहा है? आया कि नहीं आया बोलिए। जिसका भी डाउट था उससे क्लियर हुआ कि नहीं पहली चीज? सजल को तो क्लियर है। डाउट किसका था? अच्छा, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में एक और ये कुछ क्वेश्चन वगैरह है, इसमें कोई डाउट है क्या? वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई भी डाउट है आपको प्रॉपरली पूछिए। जो भी दिक्कत आए, एक एक शब्द समझ नहीं आया तो बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। टॉपिक बहुत टफ पड़ता है बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है यार। तो जो भी डाउट है आपका बोलिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा डाउट कैसा लगेगा, नहीं समझ में आया तो बोलिए, डबल ट्रिपल समझेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर? नो सर। नहीं, इसको बता देते हैं फिर। फॉर अ सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। ऑडियो सिग्नल वोल्टेज की बात चल रही है, मतलब कि हमने जो इनपुट पोटेंशियल लगाया था ना, उसकी वजह से कलेक्टर में जो पोटेंशियल का स्विंग होता था, वो बात कर रही है। याद करिए, मैं अगर साइड में डायग्राम दिखाऊं आपको, ये हमारा एम्पलीफायर, ये कलेक्टर, ये बैटरी, और यहां जो कलेक्टर का जो ये जो पूरा वी आउट होता था, इसमें फ्लक्चुएशन जो होते थे बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनपुट, वो दिया है आपको 2 वोल्ट का, है ना। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। तो कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑडियो सिग्नल अपन जब लगाते थे, तो यहाँ जो वी आउट में स्विंग होता है वो दिया है। याद करो, हमने इनपुट में वो स्मॉल ऐसे फ्लक्चुएशन क्रिएट करे थे, उसकी वजह से आउटपुट पोटेंशियल में हमारे पास लार्ज फ्लक्चुएशन आए थे। और वी इन वी आउट के ग्राफ में मैंने आपको ऐसे दिखाया था, यहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएशन आते। तो जो फ्लक्चुएशन हो रहे ना, ये हमें इनका एम्पलीट्यूड दे रखा है, कितना दिया है वो 2 वोल्ट दिया। क्या है ये समझ में आया? यस, ओके, चलिए वेरी गुड। अब क्या बोला आगे? सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, मतलब बीटा दिया है 100, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा दे रखा हमको 100, बीटा की वैल्यू गिवन है 100। What would be the value of RB in series with VVB supply of 2 volt if DC base current has to be 10 times the signal current? सिग्नल की वजह से, मतलब जो इनपुट सिग्नल हमने लगाया होगा बेस की तरफ, यहाँ बेस में एक रेजिस्टेंस है RB, उसके साथ एक इनपुट सिग्नल लगाते थे अपन, और नीचे एक बैटरी लगाते थे। तो ये जो सिग्नल आता था ना यहाँ, इसकी वजह से जो बेस का करंट है वो आपको चाहिए, लिख दिया है यहाँ पे, कितना दिया था ये रहा। What should be the value of RB in series VV supply to volt? The DC base current has to be 10 times the signal current. DC base current, अच्छा DC base current जो होता है वो IB होता है, यहाँ से जो करंट जा रहा होता था IB, वो था DC base current, और इसका चेंज जो सिग्नल करंट, ठीक है, उससे 10 टाइम चाहिए अपन को। तो बस वही उन्होंने सॉल्व करा। देखो, सबसे पहले तो आउटपुट AC पोटेंशियल 2 वोल्ट गया, यहाँ जो AC अल्टरनेटिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, तो द अल्टरनेटिंग करंट इन कलेक्टर वो जाएगा IC इक्वल टू 2 वोल्ट का पोटेंशियल, और उसका 2000 ओम रेजिस्टेंस था, 2 किलो मतलब 2000 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस था RC। तो इससे हमको जो कलेक्टर करंट में स्विंग हो रहा है, यहाँ कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है वो मुझे मिल गया। डेल्टा IC कितना हो रहा है वो मुझे मिल गया, चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। अब चेंज इन कलेक्टर करंट जो मिल गया, उसको बेस से बीटा से डिवाइड कर दो तो डेल्टा IB मिल जाएगा। ये स्मॉल IB जो लिखा है ना उन्होंने, स्मॉल IB, इट मीन्स डेल्टा IB, जो बेस का करंट है उसका चेंज है। थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, डेल्टा IB, और स्मॉल IC जो लिखा है इसका मतलब है डेल्टा IC करंट का चेंज। तो बीटा से डिवाइड करके हमने निकाल लिया, इतना आया। अब बेस में जो DC का करंट है वो इसका 10 गुना होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। DC करंट जो है, मतलब कि IB जो होना चाहिए था वो 10 टाइम था, ये क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया था कि बेस का करंट इज 10 टाइम द चेंज इन बेस करंट, ये क्वेश्चन में दिया था लाइन, ठीक है। इस लाइन का मतलब यह था DC बेस करंट मतलब IB हैज टू बी 10 टाइम द सिग्नल करंट। सिग्नल की वजह से जो करंट है, मतलब चेंज इन IB जो हो रहा है सिग्नल की वजह से,
उससे 10 टाइम होना चाहिए था। दैट्स वाई हमने फिर क्या करा, जो बेस करंट का चेंज आ गया था डेल्टा आई बी, ये हमारा निकाला था बेस करंट का चेंज, दिस वाज द चेंज इन बेस करंट, ये रहा, ये हमने निकाला था 0.01 मिली एम्पियर। इसका 10 टाइम हमने ले लिया है IB, दिस इज IB, बेस का डीसी करंट IB, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इन बेस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस इन बेस निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप पता है, VBB सप्लाई दे रखा है, हमको 2 वोल्ट का सेल दे रखा है, हमें RB रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, और हमें यहाँ जो करंट है वो पता चल गया डीसी करंट IB कितना है। तो क्या करेंगे हम, 2 वोल्ट माइनस VBE, जो भी VBB था ये लिखा है देखो, VBB माइनस VBE अपॉन IB कर दो तो मिल जाएगा, और VBE को उन्होंने 0.6 ले लिया, 0.7 भी ले सकते थे, बस उससे आ गया आंसर, ठीक है। और उसमें बीटा मल्टीप्लाई करो तो डीसी कलेक्टर करंट आ गया। चलो आ रहा है क्या समझ में? ये थोड़ा सा ट्रिकी था, समझ में आया? थोड़ा तरीका भी नया है तो उसमें भी हो सकता है दिक्कत हो, तो नहीं आ रहा है तो बोर्ड पे कर लेंगे अपन, आप टेंशन मत लो। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोर्ड पे बताओ इसे कि समझ में आ चुका है? क्लियर है, बच्चे बोल रहे क्लियर है। शिवम क्लियर है आपको भी कि फिर से बताना है? बताओ। एक बार और बता दूं? चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको अपन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आपको, पहले तो ये बताओ। शिवम डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं और आप सुनोगे, ये चीज नहीं चलेगी। लाउड, थोड़ा लाउड बोल सकते हो प्लीज? मेरे को ना आवाज नहीं आ रही आपका, माइक प्लीज थोड़ा सा फेस के पास रखो और फिर बोलो। देखो क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझ लो आप। ये हमारा होता था एम्पलीफायर का सर्किट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस RC, इसको बोलते थे VCC, ये RB क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दिया है, ये दिया है। बेस का पोटेंशियल जो है वो दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ जो ड्रॉप होता है हम जानते हैं लगभग 0.7 होता है ना, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप लगभग 0.7 होता है। अब उन्होंने दिया है कि ये जो सिग्नल लगाते थे ना जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, इसकी वजह से जो कलेक्टर में सिग्नल करंट है, सिग्नल की वजह से जो कलेक्टर में करंट है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है। अब कलेक्टर की वजह से करंट नहीं दिया है, आई थिंक वोल्टेज का स्विंग दिया है। कलेक्टर में जो वोल्टेज का स्विंग होता था ना, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप था प्लस माइनस ऊपर नीचे लेके, इसे हम बोलते थे वी आउट, और ये वी आउट फ्लक्चुएट करता था बिकॉज ऑफ इनपुट। मैंने याद करिए वी आउट वर्सेज वी इन का ऐसा ग्राफ बनाया था ये, और इसमें हमने बताया था कि इस रेंज में हम क्या करते हैं, वी इनपुट को थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से वी आउट में फ्लक्चुएशन होते हैं। तो सिग्नल जो है, सिग्नल मतलब ये, इसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ फ्लक्चुएशन आते हैं। तो सिग्नल की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 वोल्ट का। ये समझ में आया हमें दिया क्या गया है? यस सर। शिवम आपको? यस, ओके शिवम। तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनपुट पोटेंशियल, वो दिया है हमको। अब यहाँ का पोटेंशियल का चेंज जो है वो होना चाहिए था RC इंटू चेंज इन करंट, है ना। याद करो हम जो वी आउट लिखते थे वो होता था VCE, वो होता था VCC माइनस ICRC। तो चेंज इन वी आउट जो मैंने आपको बताया था, चेंज इन वी आउट, उसको मैंने बोला था डेल्टा VCE, वो मैंने लिख दिया था माइनस डेल्टा IC इंटू RC। सही है क्या? यस। ओके, थैंक यू। अब ये डेल्टा IC जो है ना, उसको एनसीईआरटी ने उसको सिंबल अलग यूज कर लिया, उसको स्मॉल IC ले लिया, और गलत नहीं है, एक्चुअली इंजीनियरिंग में ऐसा करा जाता है। हम कैपिटल लेटर से डीसी करंट बताते हैं और स्मॉल लेटर से उनके फ्लक्चुएशन, उनके चेंजेस को बताते हैं। ये ऐसा इंजीनियरिंग में सिंबल ऐसा यूज करते हैं। तो डेल्टा IC मतलब IC में जो चेंज है उसको स्मॉल IC भी बोल सकते हैं, सिग्नल करंट जो है उसको स्मॉल IC बोलते हैं इस तरह से।
तो ये हमें क्वेश्चन में दिया, ये सॉरी डेल्टा वीसी दिया हुआ था, डेल्टा जॉब दिया है और आरसी दिया है, तो ये हमें डेल्टा आईसी मिल जाएगा फिर, सही है। अब बीटा दिया हुआ है तो उसको यूज करके मैं आईबी का चेंज निकाल सकता हूँ, है ना। मैं बीटा की डेफिनेशन पहले बताऊं, बीटा होता था डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, तो हमें डेल्टा आईसी ऊपर वाली इक्वेशन से मिला, हमें कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, वो आप करना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, डेल्टा आईसी हमें पता चल चुका है यहाँ से, बीटा मुझे दिया है क्वेश्चन में, तो डेल्टा आईबी में निकाल सकता हूँ, जिसे एनसीईआरटी ने स्मॉल आईबी लिखा है उसे हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन बीटा, है ना, ये आ गया। तो मेरे पास ये समझ में आ गया कि जो बेस में करंट का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल वो कितना है, सिग्नल की वजह से बेस में करंट का चेंज क्या हो रहा है वो मुझे पता चल गया। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि बेस का डीसी करंट इस चेंज का 10 टाइम होना चाहिए, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन इज बेस करंट शुड बी 10 टाइम ऑफ दैट स्मॉल आईबी। स्मॉल आईबी का मतलब क्या था, डेल्टा आईबी, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो मुझे बेस का करंट मिल गया। अब मुझे अगर बेस का करंट मिल गया, यहाँ जो करंट है वो अगर मुझे मिल गया, बेस का करंट अगर मुझे मिल गया यहाँ पे, ये सिग्नल का पोटेंशियल तो अपन नहीं लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये बेस करंट, बेस का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कितना है, इसको मैं वीबीई बोल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक केसीएल वाली सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन देखूं, तो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ उस सर्किट में देखो मैं क्या लिखूंगा, वीबीबी, फिर ये तो जीरो, इसकी एवरेज वैल्यू जीरो आती है, माइनस आईबीआरबी माइनस बीबी, जीरो आना चाहिए। तो इससे मैं आरबी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ, बीबीबी माइनस बीबी अपॉन आईबी। जो बेस का करंट है वो हमें यहाँ से पता चल चुका था, क्वेश्चन के हिसाब से वो 10 टाइम था सिग्नल करंट थे, उसको यहाँ रखो तो रेजिस्टेंस इन बेस मिल गया और बेस का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से। अच्छा, बेस का करंट आ गया तो आप इससे ना कलेक्टर करंट भी बता सकते हो, कलेक्टर करंट हो जाएगा बीटा टाइम डेल्टा आईबी, बीटा टाइम आईबी। कलेक्टर में नॉर्मल डीसी करंट क्या है वो आ जाएगा यहाँ से, बीटा एसी डीसी अलग अलग होते हैं लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं तो एक ही ले लेना चाहिए हमेशा। ये जो ऊपर लिखा है बीटा डीसी था, सॉरी एसी था, वो नीचे वाला बीटा डीसी, क्वेश्चन में दिया नहीं तो दोनों को एक ही ले लेते हैं। बात समझ में आई क्या, चल क्या रहा था? यस सर। अच्छा चलो, तो अब मैंने दोनों तरीके से देखा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों तरीके में से क्या था। मेरे लिए पहला तरीका आसान था, मैं वहीं पे कुछ कुछ कर दे रहा था, ये पूरा बोर्ड पे करना मेरे लिए थोड़ा टफ था, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा था, आपको ऐसे समझ में ज्यादा आया कि वैसे? ये शायद ज्यादा आया होगा क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा था। थोड़ा सा आप मुझे फीडबैक दो यार। यस सर, सेकंड टाइम वाला अच्छा लगा था। यस सर, बोर्ड पे अच्छा था। बोर्ड पे अच्छा था, ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब वापस शेयर तो करूँ क्वेश्चन देखने के लिए, यस सर, यस। है ना? हाँ चलो क्वेश्चन जरूर देख लेते लो। और कोई डाउट है क्या? वैसे डाउट हो तो शेयर करो, अदरवाइज छोड़ दे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये मैंने फिर से शेयर कर दिया, उसमें आगे आ जाते हैं अपन। ये अपन आ गए ट्रांजिस्टर डिवाइस के आगे। हाँ, ये अपन ने एक इलस्ट्रेशन करा अभी 14.10, ठीक है, 14.10 इलस्ट्रेशन हुआ। बताइए इसके आगे, इसके आगे बढ़ो। इसके नीचे फीडबैक एम्पलीफायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, पूरी थ्योरी थी इसमें भी, देखिए थ्योरी थ्योरी लिखी है पूरी। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट चालू हो गया, है ना, तो स्टार्टिंग में पूरा थ्योरी है, फिर गेट चालू हो गए, ये कुछ वेवफॉर्म का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ। आईसी क्या होता है ये पढ़ा कि नहीं? इंटीग्रेटेड सर्किट। सो वो एक्चुअली नई वाली नहीं, तो नई पुरानी वाली में तो होगा ही नहीं शायद टॉपिक है ना? हाँ नहीं है। हाँ, क्योंकि सीबीएसई ने हटा दिया सिलेबस में से इसे। हाँ तो अब हाँ, अब हमें तो अब इसके लिए नीट के लिए पढ़ना है ना, और नीट में अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं कि सिलेबस क्या है। लास्ट ईयर तो सीबीएसई ने हटाया था, उससे पहले नीट का सिलेबस आ चुका था, ठीक है, और नीट ने क्वेश्चन भी पूछे थे इस पे, लॉजिक गेट वगैरह पे।
तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि इस साल नीट रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना। तो देखते जब आएगा नोटिफिकेशन तो समझ में आएगा। चलिए, पर पढ़ना है इसको, आपको पुरानी एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको नेट पे, ठीक है, उससे पढ़ लीजिए, नहीं तो ग्रुप में आपको कोई भी शेयर कर देगा। चलिए, तो ये एनसीईआरटी अपनी हो गई। और कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई और डाउट जो बच्चों ने बोला हो? मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे। सर पॉइंट्स टू पॉन्डर में कुछ बार्खनॉफ क्राइटेरिया दे रखा है कुछ। कौन सा क्राइटेरिया? बार्खोसेन क्राइटेरिया। देख लेते हैं यार, कुछ होगा मतलब। फिर से शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कहा कौन से पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट। ये रहा, फोर्थ में। वी हैव डिस्क्राइब्ड एन ऑसिलेटर एज एन पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर फॉर स्टेबल ऑसिलेशन। द वोल्टेज फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज शुड बी सच दैट द एम्पलीफिकेशन ए इट शुड बी अगेन बिकम वी नॉट द फ्रैक्शन बीटा डैश इज फीडबैक। ये तो अपन ने पढ़ा था ना, ए बीटा 1 करते हैं अपन, याद करिए। मैंने पॉजिटिव फीडबैक में ये बताया था शायद आपको कि ए बीटा 1 करा जाता है, याद आया? ऑसिलेटर बनने के लिए इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है वो यही तो होती है। आया नहीं आया, क्या है बोलिए? उसका नाम दे दिया इन्होंने, बार्ख-हुसेन क्राइटेरिया। चलिए, बार्ख-हुसेन क्राइटेरिया, हाँ नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे। आया ये? यस सर, आ गया। याद आ गया? ठीक है, ओके, वेरी गुड। और बताइए इसमें और कुछ डाउट है क्या? सोच लीजिए अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज भी करना बच्चों, एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए, तो सेमीकंडक्टर के आपने क्वेश्चंस में जो करे हो उसमें कोई डाउट है क्या, वो डिस्कस करें। सेमीकंडक्टर के टेस्ट मैंने दिया था वो पूरा हो गया, एक आध भी पूरा हुआ कि नहीं उसमें से? यस सर। बाकी बच्चे, ध्वनि का तो हो गया। रिपल फ्रीक्वेंसी इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो हमारा इनपुट पोटेंशियल है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अब वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है हाफ वेव में, लेकिन फुल वेव में वो डबल हो जाता है। टाइम पीरियड आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल। फुल वेव का जो टाइम पीरियड होगा, क्योंकि वो साइनसोइडल, उसमें क्या हो गया, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में आ गया, तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसमें डबल बोल देंगे बस। या ओके, और कोई डाउट? मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे ना, सब है ना बहुत पुराने पुराने टाइप के क्वेश्चन भी उसमें भेज दिए। जितना भी मतलब कोई इधर उधर का क्वेश्चन भी बना के पूछे तो वो मैंने कोशिश करी कि सब इनकॉर्पोरेट कर लो। कोशिश करिए, अब कोई भी पूछना चाहे तो कहीं से भी पूछ सकता है, देखिए, पर जो भी अपने सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पुरानी किताबों में मिल सकते हैं, वो सब डाल दिए थे उसके अंदर में, ठीक है। इससे ज्यादा आजकल वैसे इनफैक्ट आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में चाहो या जेई मेंस में देख लो, जो भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं ये लोग, ये कोई भी पुराने टाइप के क्वेश्चन में से नहीं पूछ रहे, सब आजकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंपल एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठाते हैं उसको क्वेश्चन बना देते हैं। तो एनसीईआरटी की एक लाइन बस अच्छे से करना है आपको। जो अपन ने क्वेश्चन का डिस्कशन करा, ये ऐसा ऐसा पूरी एनसीईआरटी आप अच्छे से घोट लीजिए बिल्कुल। कोई भी एनसीईआरटी में दिक्कत आए तो पूछिए, बेझिझक पूछिए, उसको अपन 2 बार 4 बार, जब तक नहीं आएगा जब तक करेंगे, ठीक है। पर आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से घोट लेना है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक जो होती है ना, वो भी करना है आपको, ठीक है। तो अब आज सेमीकंडक्टर में और कुछ डाउट है तो बताओ जल्दी से, फिर अपन कुछ और स्टार्ट करें। बोलिए। बहुत सारी चीजें मैंने बोली थी कि अपन पढ़ेंगे। एरर्स पढ़े? एरर्स, यस, ओके, वेरी गुड। सर, चलिए, हाँ बोलिए। तो अपन एक्सरे करेंगे क्या कि वो आएगा नहीं? नहीं, एक्सरे नहीं है आपके सिलेबस में, एक्सरे का कोई सेंस भी नहीं करने का, तो एक्सरे नहीं कर रहे अपन। ओके सर। हाँ,
बाकी एक्सरे के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो बता सकता हूँ, एक्सरे क्या होती है, आपको आइडिया है एक्सरे क्या होती है? यस सर, थोड़ा सा बता दो उसके बारे में। चलो, तो आपने ईएम वेव तो सुना है डेफिनेटली, है ना? ईएम वेव का स्पेक्ट्रम भी अपन ने सुना था। तो ईएम वेव स्पेक्ट्रम में अगर अपन देखें तो रेडियो वेव, उसके बाद आगे जाके रेडियो वेव के बाद जो आगे की वेव्स आ जाती है, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का विजिबल, विजिबल अल्ट्रावायलेट, है ना? अल्ट्रावायलेट से भी जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज की वेव होती है, जो अल्ट्रावायलेट से भी छोटी वेवलेंथ की वेव है, फ्रीक्वेंसी बड़ी या वेवलेंथ कम, उनको नाम दिया है एक्सरे। और उनसे ज्यादा एनर्जी या उनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स आती है गामा रे। तो गामा रे और अल्ट्रावायलेट के बीच की जो रेज है ये एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज होती है इट इज अराउंड ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। आप 0.01 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम ये बोल सकते हो कि वेवलेंथ रेंज है अप्रॉक्स, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं फ्यू एंगस्ट्रॉम्स का ऑर्डर है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है इनकी वेवलेंथ। हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी जो बोलते हैं ना 5000, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, वो 4000 में आ रहा है ना? ये काफी कम है उससे। तो एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है। अब इनकी वेवलेंथ कम है तो इनका पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होता है। लाइट के फोटोन की एनर्जी जितनी बढ़ती है उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है, वो सब्सटेंसेस में उतना एंटर कर पाता है ज्यादा डेप्थ तक। तो हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को भी क्रॉस कर देता है, वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, बोन से थोड़े हार्ड टिश्यूज से उनसे टकराकर बाहर आता है, रिफ्लेक्ट होता है। विजिबल लाइट नॉर्मली हमारी स्किन से रुक जाती है, इसलिए हमारी स्किन के अंदर का हमें नहीं दिख पाता है ना? थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का सनरेज में अच्छे से देखोगे तो उंगली थोड़ी सी दबाओ या अंदर की थोड़ी बहुत आपको चीजें दिखती है मामूली सी, विजिबल लाइट में हल्का फुल्का अंदर का दिखता है। लेकिन एक्सरेज की अच्छी एबिलिटी होने की वजह से वो अंदर तक की चीजें देख सकते हैं, पर हमारी आईज में एबिलिटी नहीं है कि एक्सरे को सेंस कर पाए। तो उसके लिए हम कुछ अलग सेंसर यूज कर लेते हैं जो एक्सरे को सेंस कर पाए, फिर उससे हमने बॉडी की इंटरनल चीजों को देखने के लिए चीजें बना ली है उससे, है ना? एमआरआई मशीन वगैरह ये सब कहीं ना कहीं इसी चीज का कुछ ना कुछ यूज हो सकती है। सीटी स्कैन हुआ वगैरह जितनी मशीन से कहीं ना कहीं एक्सरे का कुछ ना कुछ तो लॉजिक यूज हो रहा है। आगे, अब एक्सरे में जो वेवलेंथ रेंज है काफी बड़ी है। इनमें से सारी वेवलेंथ रेंज हमारे लिए सुटेबल नहीं है एक्सरे मशीन में अपना इमेजिंग करने के लिए। जो थोड़ी बड़ी वेवलेंथ है ना, उनकी एनर्जी इतनी है कि ठीक है हमारे टिश्यूज को हार्म कम करती है, उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे। और ज्यादा छोटी वेवलेंथ ले लेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो टिश्यूज को हार्म भी कर सकती है ज्यादा, इसलिए उन्हें बोलते हैं हार्ड एक्सरे। तो एक्सरे को भी फर्दर अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट मतलब जो कम नुकसान करती है, हार्ड मतलब जो ज्यादा नुकसान करती है। बाकी है दोनों ही एक्सरे, दोनों बॉडी के अंदर बोन से रिफ्लेक्ट होती है वो सारी चीज। अब एक्सरे थोड़े से ज्यादा एनर्जी के फोटोन है तो बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल पे टकरा जाए तो उस मेटल से टकराकर एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है आपने कि फोटोन सरफेस पे आए मेटल के तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उसका ठीक उल्टा प्रोसेस होती है एक्सरे की। वहां क्या होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं मेटल की सरफेस पे और फोटोन निकलते हैं, अंदर से फोटॉन्स निकल सकते हैं कहाँ में, फोटोन के साथ साथ बहुत सारी हीट भी बनती है वहां पर। तो एक्सरे बनाने के लिए यही जो टेक्निक बोल रहा हूं मैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को गिरा दो मेटल पे, ये यूज करी जाती है ना? मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं हम पुलिश ट्यूब में। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने करा था? तो विलियम रॉन्टगेन ने करा था, विलियम रॉन्टगेन। और एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था और उनको पता नहीं था कौन सी वेव है। तो जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना कि कोई वेरिएबल पता नहीं तो मान लो वो एक्स है, तो उन्होंने बोल दिया रे पता नहीं तो मान लो एक्सरे। तो वहां से एक्सरे का नाम चल रहा है ना? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसके नाम की भी, ठीक है? अब एक्सरे बनाई कैसे जाती है? तो एक्सरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिलामेंट लेते, उसमें बैटरी से करंट वरंट फ्लो करा देते जिससे वो हीटअप हो जाए, और हीटअप होकर थर्मियॉन्स इमिट होने लगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मतलब थर्मियॉन इमिट होने लगे। थर्मल एजिटेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस तरह से उनको बोलते हैं थर्मियॉन। फिर थर्मियॉन को एक कोलीमीटर से पास करते हैं अपन। कोलीमीटर क्या होता है? बस बेसिकली दो मेटल प्लेट्स होती है जिनके बीच में अभी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाना है, छोटा मोटा लगा सकते हो। एक सिंगल प्लेट से पास कर दो फिलहाल, चलो एक सिंगल प्लेट से हमने यहाँ पर पास कर दिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक इलेक्ट्रॉन की बीम हमारे पास बनने लग गई। अब इस बीम को क्या करो, यहाँ पर है ना एक हैवी मेटल का टारगेट रखो, और हैवी मेटल टारगेट
और इसके बीच में लगा दो ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, या किलो वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो। 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, ऐसा इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा दो। 10,000, 20,000, 15,000, 20,000, इस तरह से 50,000 तक का पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव प्लेट से जुड़े हुए प्लेट के पास से आ रहे हैं और ये पॉजिटिव प्लेट पे जो मेटल है यहाँ तक आ रहे हैं, तो इनके बीच में काफी ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बिकॉज ऑफ द ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी गेन करेंगे। बी वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो ईवी की एनर्जी गेन करता है, तो किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी उनकी। ये समझ में आ रहा है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी, है ना। अब ये जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ तक आते आते बहुत हाई एनर्जी के हो चुके हैं, ये हेवी मेटल टारगेट से टकराते हैं। दिस इज अ हेवी मेटल टारगेट, ठीक है। हेवी मेटल का मतलब क्या, जो अपने डी ब्लॉक में मेटल होते हैं ना, आप केमिस्ट्री में हेवी मेटल बोलते हैं, ये वही हेवी मेटल है। मॉलिब्डेनम हो गई, टंगस्टन हो गई, इस टाइप के मेटल ले लिया आपने। इनको क्यों लिया? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा अच्छा ही रहता है ना। अब ये बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और टकरा रहे हैं यहाँ पे, तो खूब ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो हीट से मेटल पिघल नहीं जाए इसलिए अच्छी खासी टंगस्टन टाइप की मेटल लो जो पिघलती नहीं है, साथ में उससे हीट निकालते भी रहो। तो हीट निकालने के लिए यहाँ पे ना एक अपन क्या करते हैं, कॉपर की प्लेट लगा देते हैं। और कॉपर की प्लेट जो है उसको भी ठंडा करने के लिए कई बार ऐसा डायग्राम देखोगे आप, यहाँ पे ना पानी का सर्कुलेशन चलाते रहते हो। इसमें से वाटर पाइप दिखाते हैं कई बार ऐसा, ताकि इसको ना ठंडा कर सको। यहाँ पे पंप से पानी इसमें सर्कुलेट कराते रहते। अब बहुत बड़ा जो एक्सरे का प्लांट होगा वहां ऐसा होगा कि पानी सर्कुलेट करा पा रहे। छोटे मोटे जो एक्सरे मशीन होगी उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली कुछ और तरीका यूज करेंगे वो। तो एक कॉपर प्लेट लगाइए मेनली कि जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर एक्सट्रैक्ट कर सके। कॉपर कंडक्टिंग अच्छा होता है, तो जो यहाँ की हीट है वो जल्दी से अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे, टकरा रहे, और काफी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे, किलो वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलेट होकर आ रहे हैं, तो किलो वोल्ट की इनकी एनर्जी है। जब ये टकराते हैं तो अपनी एनर्जी मेटल को ट्रांसफर करते हैं, एंड मेटल में टकराकर ये बहुत जल्दी डी एक्सेलरेट भी होते। तो बिकॉज ऑफ दैट सडन डी एक्सेलरेशन, अचानक से मेटल टकरा के रुकते, डी एक्सेलरेट होते, तो अपनी एनर्जी के फोटोन भी बना सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी तो हीट में चले जाती है, 2-5% ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन टकराए और सारी एनर्जी का फोटोन बन जाए। ये जो फोटोन बनेंगे ये क्योंकि बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे तो बहुत हाई एनर्जी के बनेंगे। बस यही फोटोन जो होते हैं वो एक्सरे, यही जो फोटोन थे वो एक्सरे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ टकराने से क्या होगा, फिर यहाँ से हमको हाई एनर्जी के फोटोन मिल सकते हैं। बस वही हाई एनर्जी के फोटोन जो होते हैं वो एक्सरे। इस तरह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, इस तरह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ये लॉजिक समझ में आया? हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड? यस सर। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, थोड़ी सी ज्यादा चीजें समझते हैं। जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है ना, इनके फोटॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी क्या आ सकती है ये सोचते हैं। जो ये फोटोन बन रहे एक्सरे के, उनकी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्स एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन टकराकर अपनी एनर्जी एक्सरे के फोटोन को दे रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर आएगी। इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे भाई उनकी एनर्जी तो आएगी, और किसकी आएगी? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उनकी जो एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम, वही फोटोन को मिल सकती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितनी एनर्जी लेके आ रहे थे? मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस था जिससे एक्सलेट करा था, V पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो जाएगी वो EV हो जाएगी। तो बस इतनी एनर्जी आ सकती है मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी को लिख सकते हैं h/λ मिनिमम। तो यहाँ पर है ना वेवलेंथ पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वेवलेंथ एक लिमिट से और छोटी नहीं हो सकती, और वो लिमिट आ जाती है hc/ev। hc/ev B क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, ये वो पोटेंशियल है। और उससे हम जो एक्सरे प्रोड्यूस कर पाएंगे उनकी वेवलेंथ पे कंडीशन है, उनकी वेवलेंथ पे कंडीशन है।
यहाँ पे एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे नहीं मिलती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा बहुत कम होता है कि अपनी सारी एनर्जी को एक्सरे में दे दे। वो थोड़ी कम को ज्यादा देता है, थोड़ी कम एनर्जी अपनी एनर्जी का मान लीजिए 90% उसने फोटोन को दे दिया, 90% एनर्जी का फोटोन बन गया, या 40 का या 50 60 टाइप, ऐसे फोटोन ज्यादा दिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं कि एक्सरे की वेवलेंथ क्या क्या मिल रही है मुझे और उनकी करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है, तो सबसे पहली चीज तो एक मिनिमम वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ का फोटोन तो मिलेगा ही, है ना भाई। मैक्सिमम एनर्जी इतनी आ सकती है तो मिनिमम वेवलेंथ ही आ सकती है। इससे छोटी वेवलेंथ होना मतलब एनर्जी बढ़ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ में आया क्या? Yes, मिनिमम sir. वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ का फोटोन तो मिल ही नहीं सकता है। जो भी आप इस ग्राफ में देखेंगे फोटॉन्स का नंबर वो इसी इधर की तरफ मिलेगा। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स क्या मिल रही है मुझे, मतलब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं और उनकी वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा, इस तरह का ग्राफ आता है। एक मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट करके मुझे बहुत सारी तरह की वेवलेंथ के फोटॉन्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के वेवलेंथ के फोटॉन मिलते हैं। जो ये समझा रहे हैं मुझे, जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था तो हो सकता है अपनी पूरी एनर्जी दे दे फोटॉन को, हो सकता है पार्शियल एनर्जी दे, पार्शियल देगा तो जो भी एनर्जी दे रहा है 50 20 60% जो भी दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का फोटॉन बन सकता है। तो तरह तरह की वेवलेंथ के फोटॉन मिलते हैं और एक रेंज होगी जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा, बहुत हाई वेवलेंथ मतलब बहुत कम एनर्जी भी कम, बहुत कम एनर्जी भी कम। क्यों? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खूब ज्यादा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का 1% भी गया तो भी बड़ा होगा, उससे कम एनर्जी तो बहुत रेयर चांस है कि इतना कम एनर्जी जाए फोटॉन्स के पास। तो बहुत बड़ी वेवलेंथ के फोटॉन भी बहुत कम मिलते हैं। एक बीच में एक रेंज होती है जहां फोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस। चलिए अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया किसके बीच में, पहली चीज तो ये ग्राफ पे जितने भी फोटॉन्स मिल रहे थे मुझे एक्सरे के, मैंने सबकी इंटेंसिटी, सबका क्या देखा मैंने कि वेवलेंथ क्या है और उतनी वेवलेंथ के कितने फोटॉन। मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ λ1 के इतने नंबर ऑफ फोटॉन, λ2 के इतने, λ3 के इतने, तो उसका मैंने ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया, है ना। अब ये ग्राफ बनाते बनाते हमें क्या होता है, कभी कभी बीच में यहाँ पे स्पाइक भी मिलती है, बीच में अचानक से स्पाइक भी मिलती है, ऐसे अचानक किसी वेवलेंथ के फोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। और जो स्पाइक मिलती है वो वेवलेंथ जो है जिन पे स्पाइक मिल रही है वो डिपेंड करती थी कि टारगेट क्या लिया। बाकी ये लैम्डा मिनिमम देखो टारगेट पे डिपेंडेंट नहीं है ना, ये तो ईवी मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। पर कुछ वेवलेंथ पे अचानक मुझे एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखती है, अचानक मुझे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिन पे एक्सरे के नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा दिखते हैं और वो वेवलेंथ की डिपेंडेंसी इस पर थी। मैं अलग अलग तरह की हेवी मेटल ले रहा हूं तो मुझे वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है अलग दिखती है। तो ये वेवलेंथ जिन पे इंटेंसिटी अचानक ज्यादा आती है ये इस मेटल की एक प्रॉपर्टी है कोई, इसलिए इन वेवलेंथ को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और बाकी जो वेवलेंथ, बाकी जो हमने ग्राफ बनाया था उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे ग्राफ, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे, टकराकर अपनी एनर्जी के फोटॉन बना रहे, कुछ एनर्जी फोटॉन में दे रहे हैं तो उससे फोटॉन्स निकल रहे, इन्हें बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। अब कुछ ऐसे भी फोटॉन निकलते हैं जिसका कुछ लेना देना है टारगेट मेटल से, उन फोटॉन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन। तो दो तरह के फोटॉन निकलते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन से, दूसरा भाई मेटल के कुछ है रिलेशन, अब वो क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पर दो तरह के फोटॉन होते हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, किसी को यहां तक कोई भी डाउट? क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई अभी तक। तो ये कूलिज ट्यूब बताई जिसमें एक्सरे प्रोड्यूस होती है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को उधर फिलामेंट से निकालो, थर्मियोनिक इमिशन से आ रहे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ हेवी मेटल से टकरा जाते हैं, टकराने की वजह से बहुत अपनी एनर्जी को हीट में दे देते हैं बहुत सारी, तो और थोड़ी बहुत एनर्जी के फोटॉन भी बना देते हैं। जो फोटॉन्स बन रहे हैं वो हाई एनर्जी के हैं इसलिए उनको एक्सरे फोटॉन बोलते हैं। इन फोटॉन्स के मिलने के अगर आप वेवलेंथ वर्सेस उनकी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। इसमें मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस जैसा ग्राफ है और अचानक कुछ वेवलेंथ में मुझे इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखती है। जिन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखती है वो वेवलेंथ बदल जाती है अगर मैं टारगेट मेटल बदल दूं। इसका मतलब ये पीक ऑफ इंटेंसिटी आना इज डिपेंडेंट ऑन दिस टारगेट मेटल।
दैट्स व्हाई दिस वेवलेंथ जिन पे ऐसा हो रहा था उन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टारगेट मेटल। उसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब क्यों हो रहा होगा ऐसा, ये समझते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी टारगेट मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी के आके इससे टकरा रहे हैं, तो टारगेट मेटल के अंदर एटम से टकराएंगे। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। तो कोई एटम है अंदर, टारगेट मेटल के अंदर कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 1s में, 2s में एंड सो ऑन, है ना। के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, सब में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। दिस इज के शेल, एल, एम, ऐसे इलेक्ट्रॉन है इन सब में। के में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, और आगे की ओर बना सकते हो। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आके इन इलेक्ट्रॉन से भी तो टकरा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे तो उनके पास तो खूब सारी एनर्जी है, वो अगर थोड़ी बहुत भी एनर्जी इनको दे दे तो ये अपने शेल से नॉक आउट हो सकते हैं यहाँ से। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत एनर्जी लेके आ रहा है यहाँ से, वो अंदर टकराने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन आया आया आया, ये के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया, यहाँ टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया। ठीक है, जो हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन थे उनके पास खूब सारी एनर्जी, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल से टकराने वाले, और टकरा रहे हैं तो उसके अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको टकरा कर उनको वहां से नॉकआउट कर सकते हैं। खूब एनर्जी दे देंगे तो वहां से हट जाएंगे, वो चले जाएंगे दूर। एग्जाम्पल के लिए दिखाया मैंने यहाँ पे, हो सकता है ऐसा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? यस। यस सर। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास यहाँ पे खाली जगह हो गई, एक स्पेस, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की। एल सेल का इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी का, वो चाहेगा मेरी एनर्जी कम करूं, वो स्पेस को देखते से नीचे जंप करेगा, और जंप करेगा तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा यहाँ पे उस एनर्जी का फोटोन बनेगा। जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी का फोटोन बन जाएगा। तो इस तरह से भी तो फोटोन आ सकते हैं अंदर से। जो हमारे टारगेट मेटल है उसमें बहुत सारे एटम्स है, और इधर तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन आके टकराए तो इस एटम के अंदर की इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं अपने शेल से, और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया कोई शेल से, कोई इनर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो गया तो उसकी जगह खाली होने की वजह से ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे, और जंप की वजह से भी फोटॉन बन सकते हैं। और ये जो फोटॉन बनेंगे ये ऑफकोर्स टारगेट मेटल के एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, किस एनर्जी के आएंगे। हेंस इनकी एनर्जी या इनकी वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी टारगेट मेटल की। बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, चलिए। सो व्हाई देयर वर सम वेवलेंथ जो डिपेंड करती है टारगेट मेटल पे, जिन पर अचानक से इंटेंसिटी बढ़ रही थी फोटॉन्स की, वो क्यों आती है, एंड ये डिपेंड क्यों करती है टारगेट पे, ये हमने समझा। अब ये जो फोटॉन इस तरह से आ रहे हैं, इनके कुछ नॉमेनक्लेचर दिए, कुछ नाम भी दिए गए। देखो, वैकेंसी के में आ सकती है, एल में आ सकती है, एम में आ सकती है, एन में आ सकती है, सभी में आ सकती है वैकेंसी। चलो के में आ गई वैकेंसी। अगर वैकेंसी के में है तो एल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एम का भी आ सकता है, उसे किसी ने रोका थोड़ी है, एन का भी आ सकता है। तो अगर के में वैकेंसी को भरने एल का इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ जो फोटोन निकलेगा उसे बोलते हैं के अल्फा। एक और ऊपर से आए तो उसे बोलते हैं के बीटा। यहाँ जो फोटोन आएगा उसे बोलते हैं के गामा। के गामा इलेक्ट्रॉन फाइनली अगर के में आ रहा है तो जो फोटोन निकल रहा है उसका नाम होता है के सीरीज का फोटोन। के में अल्फा बीटा गामा ऐसा ऑर्डर चलता है। अल्फा सबसे कम एनर्जी, बीटा थोड़ी ज्यादा, गामा थोड़ी और ज्यादा। ऐसे एल में भी लिख सकता हूं मैं। एल में भी वैकेंसी अगर आई, एम का इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसे बोलते हैं एल अल्फा, एन का नीचे आया तो एल बीटा। आगे और दिखा सकते हो, एम अल्फा वगैरह भी दिखा सकते हो। नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है? कहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा तो नाम क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं हायर से के में जंप करे तो के वाला फोटोन बनेगा, हायर से एम में जंप करे तो एम वाला बनेगा, हायर से एल में जंप करे तो एल का बनेगा। अब एल में आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जस्ट एक ऊपर से आ रहा है क्या तो अल्फा, दो ऊपर वाली ऑर्बिट से आ रहा है क्या तो बीटा, तीसरी ऑर्बिट से आ रहा है क्या तो गामा। ऐसा नॉमेनक्लेचर चलता है। नॉमेनक्लेचर समझ में आया फोटॉन्स का नाम? यस।
ओके, चलिए। अब इसमें से जो के अल्फा होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। यहाँ पे देखिए एक की इंटेंसिटी मैंने ज्यादा दिखाई, क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली ऐसा वेवलेंथ ऑफ के अल्फा पे हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। रीजन भी कि भाई न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास जाने की कोशिश करते हैं। वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियस के क्लोज शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसे नॉकआउट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जितने एटम्स है उनमें इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं, सब तरह के शेल से नॉकआउट हो सकते हैं, पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि के शेल वाले फोटोन, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है। मतलब कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं तो 100 में से आपको 30 दिख सकते हैं जो के आ रहे हैं, और बाकी 70 में बाकी सब बढ़िया है। तो मतलब इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है के की। उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स, के में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी ज्यादा आती है, और के की वैकेंसी आई तो एल से जंप करने यहाँ पे जल्दी, पास वाला शेल है एल वाला, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आए तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो के में वैकेंसी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड फिर एल से के में ही जंप कर जाए, जल्दी से आ जाए क्योंकि जस्ट एक ऊपर से, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो के में वैकेंसी के बाद इन तीनों फोटोन में ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन के अल्फा के, ठीक है, के अल्फा के ज्यादा नंबर मिलते हैं। दैट्स व्हाई हमें के अल्फा पे ज्यादा इंटेंसिटी दिखती है, तो हमें इजीली आइडेंटिफाई होता है के अल्फा। और वो आइडेंटिफाई अगर हो गया तो पहले क्या हुआ कि मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई सारे मेटल के लिए एक्सपेरिमेंट करा बार बार। उन्होंने अलग अलग मेटल ली, सबकी के अल्फा की वेवलेंथ आइडेंटिफाई करी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आइडेंटिफाई करी। तो उन्हें पता चला मोजले को कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा आ रही है, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना, वेवलेंथ पता है तो उसका उल्टा करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप, पी बाय एल वेवलेंथ करके फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो मोजले ने पता करा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा वो प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक नंबर माइनस अ कांस्टेंट v के। तो कांस्टेंट 1 आ रहा था, बाद में देखा उन्होंने, तो वो न्यूक्लियस के जो एटॉमिक नंबर था ना उसके z माइनस v के प्रोपोर्शनल थी। मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर एक ग्राफ बनाया जाए बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एंड एटॉमिक नंबर, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर्टीज जो होती है ना मटेरियल की, उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन, और यहीं से वो टेबल बनी थी अपनी पीरियोडिक टेबल, समझे? मोजले लॉ, यही वो मोजले लॉ है जो आपको शायद पीरियोडिक टेबल में कहानी में सुनाया होगा, बताया होगा। यस सर। ओके, है ना? तो ये होता है वो मोजले लॉ। इसको थोड़ा सा सही कर दूं इक्वेशन को, प्रोपोर्शनलिटी का साइन वाइन हटा के मैं कांस्टेंट लगा दूं, तो ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, a इंटू जेड माइनस बी। और ये बोहर मॉडल से भी थोड़ा बहुत चेंज करके बोहर मॉडल में हम डिराइव कर सकते हैं, बोहर मॉडल से भी इसे डिराइव किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली निकाली थी मोजले ने इक्वेशन ये तो, पर इसको बाद में बोहर मॉडल का थोड़ा यूज करके थोड़ा डिराइव कर दिया हम। तो ये एक्सपेरिमेंट ही सही तो है ही सही, बोहर मॉडल इससे थोड़ा वेरीफाई हो गया। बोहर मॉडल से ये भी समझा पा रहे हैं मतलब कि बोहर मॉडल में कुछ तो सच्चाई थी। ऐसा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता नहीं खैर बोहर मॉडल, पर उसमें कुछ तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं लॉजिकल तो है कि भाई ऑर्बिटल में कुछ एक क्वांटाइजेशन टाइप की चीज तो है। बोहर मॉडल का मेन चीज था कि एनर्जी हर कोई नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की, कुछ क्वांटाइज एनर्जी हो सकती है। वो लॉजिक हमें थोड़ा सा पुख्ता हो गया था इसकी वजह से, एक्स-रे की ये मोजले लॉ की वजह से। चलिए, तो मुझे लगता है एक्सरे में इतनी चीजें सफिशिएंट है अपने लिए, मैंने बहुत चीज बता दी। इसमें मोजले लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए वहां तक लिया है मैं। बाकी एक्सरे क्या होती है ये आइडिया होना चाहिए। दीज आर जस्ट ईएम वेव्स ऑफ हाई एनर्जी लो वेवलेंथ। बनाते कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं हेवी मेटल टारगेट से तो बन जाती है एक्सरे। उनकी एक मिनिमम वेवलेंथ आती है जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी थी उस पर। ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो ज्यादा एनर्जी के फोटोन आ सकते हैं, है ना? तो इतनी चीजें सफिशिएंट है मुझे लगता है। के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होती है इसे फिर से बता देता हूँ। के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा आती है क्योंकि के शेल में वैकेंसी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, के शेल में वैकेंसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। के शेल में क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर प्रोबेबल, मोर ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं न्यूक्लियस के पास से जाने, और न्यूक्लियस के पास से जाए तो न्यूक्लियस के पास के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, ये नॉकआउट हो गया तो जस्ट एल का नीचे आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इसलिए के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? क्लियर?
ओके चलिए, तो इतना एक्सरे के लिए सफिशिएंट है अपना, मुझे लगता है। बाकी बहुत है, अपने कोर्स में तो है नहीं अभी। और कुछ एक्सरे पढ़ना था अपन को, वो देख लिया अपन ने। और कुछ अपनी कल भी क्लास है। कल मैं चाहूंगा कि आप लोग सेमीकंडक्टर के दोनों टेस्ट कंप्लीट करके लाओ। हो जाएंगे? सेमीकंडक्टर के दोनों टेस्ट पूरे करके लाना है, हो जाएंगे? यस, चलो। और आज मुझे दिख रहा है क्लास में बच्चे का नंबर थोड़ा कम है। जैसे अभी 37 ही, कुछ देर पहले तो ज्यादा थे। 37 में तो 2 तो मेरे ही लॉगिन है। 35 स्टूडेंट दिख रहे हैं अभी तो। 35 और इतने नहीं रहते अपने, 55-56 कुछ 60 के आसपास रहते हैं बच्चे अपनी क्लास में ना बोले। तो जो भी बच्चे गए हुए हैं, गायब है, उनको बोलना कि कल डिस्कशन करेंगे, सबको आना, ठीक है? और कल ही थ्योरी चालू कर लेंगे, कुछ हम एरर्स वगैरह पढ़ेंगे, बनने के लिए बस स्क्रू गेज पढ़ेंगे, है ना? ओके सर। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं फिर, आज इतना सब